फ्लो में। हाँ, तो देखो क्लॉज बी क्या कहते हैं, सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजो टू सेक्शन 138। समझ आया मैं क्यों 1 महीना कह रही थी? 1 महीना इसलिए क्योंकि भैया जो आप दायर कर रहे हो ना, आप ये जो लीगल नोटिस के बाद आपका समय निकल गया, यानी 15 दिन से 16 दिन ही बाद मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्लेंट दायर कर सकती हूँ। और कंप्लेंट कब तक दायर कर सकती हूँ? विद इन 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन प्रोवाइजो में थोड़ी सी अपन को सहूलियत दे दी कोर्ट ने, ये कह के कि भैया अगर आप 1 महीने में नहीं भी कर पा रहे हो तो आप सफिशिएंट कॉज की एप्लीकेशन एक लगा दो। और ये सफिशिएंट कॉज की एप्लीकेशन किस में लगती है? सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, ध्यान रखना। ये कंडोनेशन ऑफ डिले का होता है। इसका कंडोन का मतलब ये हो गया हम माफी मांग रहे हैं तुमसे, सर थोड़ा लेट हो गया। जो मैं जानती थी मेरा कॉज ऑफ एक्शन उसी दिन लग गया था कि जब मैम को 28 स्टार बोला था, मैम ने 28 स्टार की नहीं दिया था, कोई बात नहीं, तो मैं उसकी जस्ट बात बीमार हो गई, मेरा डायरिया हो गया, मेरे डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, और इस वजह से मैं 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं आ पाई। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, सर थोड़ा सा समय दे दो, कंसिडर करो, कोर्ट ले लेंगे। ठीक है, ये था इसका। और मैं क्यों कह रही हूँ जेएमएफसी और एमएम, क्योंकि जो आपका जुडिक्शन है जुडिशियल ऑफिसर का, वो इन्हीं के पास है। यानी एमएम और जेएमएफसी कोर्ट में ही ये मामला जाएगा, क्योंकि क्लॉज सी में साथ दे रखा है, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ एमएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास shall try any offense punishable under section 133। ठीक है, बाकी कहानी अपन कल पढ़ लेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना? इतना एरिया समझना जरूरी था। मैंने 138 को ही समझाया अपने तरीके से। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पे आ जाती तो मे भी शायद थोड़ा सा वो हो जाता। अब क्या, अब आप लोग चाहो तो इसको अपने इंटरप्रिटेशन में डायरेक्ट के साथ मैच कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग मतलब लाइन ऑफ एक्शन शुरू कैसे करना है वो 138 है। ठीक है, अपनी धारणा ये होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट है अभी तक में कि ये कैसे 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 शुरू हुआ? 30 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं? एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपने जो हाँ 3 मंथ्स का पीरियड बोला था वो वैलिडिटी पीरियड है मैम चेक का? जी, वो वैलिडिटी पीरियड है। यानी प्रांजलि, एंड इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई? मैम इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई? नहीं एक्चुअली डिसाइडेड आरबीआई ने किया था। वैसे तो एक्ट के हिसाब से तो 6 महीने था, लेकिन आरबीआई ने क्या एक रेगुलेशन निकाल दी थी 2012 में, तो भैया आपको अगर कोई चेक प्रेजेंटेशन करना है तो 3 महीने की वैलिडिटी हम आपको दे रहे हैं। वैधता जो है हमारी, वो हम आपको सिर्फ 3 महीने का देंगे, 6 महीने नहीं करेंगे। 6 6 महीने में तो आरबीआई बेचारी परेशान हो जाती थी, उसके लिए सहूलियत कम हो गई थी। तो आरबीआई ने रेगुलेशन निकाल के अपने एक्ट का जो 6 महीना है ना उसको 3 महीना कर दिया है। एक्ट के ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन लग गया, ये हो गया। वैसे तो एक्ट में 6 महीना दे रखा है, पर वो 6 महीना नहीं लगता, क्योंकि आरबीआई ने रेगुलेशन 2012 में एक सर्कुलर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि भैया अब आप कोई भी चेक लेके आना चाहते हैं कोर्ट बैंक में, 3 महीने के अंदर अंदर लेके आए। सारी चीजों की, हाँ, और देखो चेक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन टाइप सेल्फ वाला होता है, अकाउंट पे ही होता है, और नाम वाला तो सबको ही पता है। ये 3 टाइप तो सबसे ज्यादा है, क्रॉस चेक, ये चेक, अपन कोई लेना देना नहीं है। जो अपने कोर्स में ही नहीं है अपन को उससे मतलब ही नहीं है, जो अपना कोर्स में है उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, इसमें 138 की लैंग्वेज में अगर किसी को डाउट हो वो बता देना। बाकी ये जो केस है ना, क्या बोलते हैं, जो मैं कह रही थी मिसमैचिंग वाला, वो मैं बता देती हूँ, वो मैं बता देती हूँ वो कौन सा केस है। तो अचानक क्लास हुई ना तो मैंने केसेस लिखे नहीं अलग से। कोई नहीं, कल बता दूंगी। गुजरात वाला कोई केस था जहां तक मुझे ध्यान है, बट कोई नहीं, कल बता दूंगी वो केस में, जिसमें अपन को अलग अलग बता रखे हैं कि इन्हें अगर मामलों में आप लेके आते हो ना चीजें, तो आप को फिर भी 138 का ग्राउंड मिलेगा। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप, अगर हाँ एक होता है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन वाला है,
ये कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है कि चेक में अगर मैंने इनको दिया था चेक, ठीक है, प्रांजलि को मैंने तो चेक दे दिया, लेकिन मैंने अपने ड्रॉइंग अपने बैंक को स्टॉप पेमेंट का दे दिया कि कल को अगर ये पैसा लगाए ना, कि ये चेक लगाए, तो मैं वहीं के वहीं बोल दूँ कि सर इनको पैसा नहीं देना, ये पैसा स्टॉप पेमेंट का है। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है अपने बैंक को कि भैया पैसा नहीं देना, किसी को पैसा नहीं देना। मैंने अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो भी क्या है, डिसऑनर का ही पार्ट है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ये कई बार होता है स्टॉप पेमेंट में यही होता है कि आप जान के इंटेंशनली क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो पैसा देने से। क्यों? क्योंकि जब हम 139 और 140 पढ़ेंगे ना, उसमें प्रिजम्पशंस दे रखी है। तो हम क्या सामने वाले की लायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले से उदाहरण ये लिख चलते हैं, भैया इसे जान की क्राइम करने के लिए किया। जो अपन अभी वन पढ़ेंगे ना 139 140 डिफेंस का, वो ये चीकम चिल्ली नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको बोला था आप लगा दो, और मैंने ऊपर से ये ऐसे स्टॉप पेमेंट जैसी चीज कर दी, तो मैं कल को ये आके डिफेंस नहीं ले सकती 140 में कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि ये डिसऑनर हो गया। कोर्ट इस चीज को भी अलाउ नहीं करेगा। 140 साफ कह देते हैं। 139 में स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है शेल वाली, भैया हम तो मान के चलते कि डिसऑनर है, यानी आपका उद्देश्य तो शुरू से द्वेष था, आपको तो करना ही नहीं था, पैसा देना ही नहीं था, आपको तो पैसे ही खाने। ये चीज 139 और 140 की कहती है। ठीक है, आगे जब अपन कल पढ़ेंगे तो ऐसे होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या बहुत इंटरेस्टिंग है अगर वैसे समझो तो। बहुत छोटे से सेक्शंस हैं, डायरेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मैं आप लोगों को ये कहूंगी, रटने की जरूरत नहीं है। 138 से 148 की लाइनें रटने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स पे फोकस करो और अपने लैंग्वेज में लिखना। कोई नहीं कहता है कि पूरा का पूरा रट के पेपर देना है। कोई रट्टू तोता नहीं बन सकता, और अगर आप हो तो मैं आपको कहूंगी बिल्कुल मत बने, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा। अपनी आराम से अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब ऐसे पढ़ो कि सामने वाले को भी समझा दो। ठीक है, तो 138 को अपन ऐसे ही 138 के अपन इतनी समझ ली, अब अपन आगे का समझेंगे। और जो जो केसेस इंपॉर्टेंट होंगे, इन केस मैं भूल भी जाऊं फ्लो में, तो मुझे आप लोग की जिम्मेदारी है जो मेरे को बोल देना। मैं और इन केस अगर रह गया तो अपन लास्ट क्लास में सेक्शन केसेस वाली क्लास में रख देंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं सारे के सारे केसेस रटवाऊंगी, ठीक है, वो मैं चाहती भी नहीं हूँ और वो होगा भी नहीं। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ। ठीक है, जो केसेस मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग इतना कर सकते हो कि लाइव लॉ एप्लीकेशंस बहुत अपना एक लीगल न्यूज़पेपर जैसे ही काम करता है आजकल, उसको देख लो। लाइव लॉ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो फिर भी सजेस्ट करूंगी उसको सिर्फ पढ़ने के हिसाब से पढ़ो, याद करने के हिसाब से मत पढ़ो। ठीक है, रीडिंग हैबिट के लिए सही है। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि लाइव लॉ की चीजें याद करने के, आई डोंट सजेस्ट। एग्जामिनर को आप वैसे भी नहीं समझ सकते, वो हमारे ऊपर से जाता है। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं लेता है कि ये आएगा ये आएगा, और अगर वो लेता है तो आई डोंट थिंक सो मैं उसमें आती हूँ, मैं तो नहीं लेती। बट हाँ ये है कि आपके बैरक की लैंग्वेज और आपके अंडरस्टैंडिंग 138 से 148 में करा। ठीक है, कोई किसी को डाउट होगा मुझसे रोक के पूछ लेना। आज से ये सिर्फ क्लास इसलिए थी थोड़ी सी, ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दूँ कल को। 3 दिन वैसे मैक्सिमम है, अगर ज्यादा तेज लगेगा तो चौथे दिन भी कर दूंगी। ठीक है, इससे ज्यादा का ये सेक्शंस है नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक, कल थोड़ा जल्दी क्लास रखेंगे। चलो, Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू।